हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एग्जाम स्टडी। सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये जो पेपर है वो यूपी टेट 2016 का पेपर हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पर्यावरण शिक्षा में मिल जाएगा कि देखिए यहाँ पे पर्यावरण शिक्षा की बात कर रहा है भाग 5 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि प्लेग क्या है। तो प्लेग की जब भी बात करेगा तो आपको विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी या जीवाणु जनित बीमारी या आपका आ जाएगा खनिज जनित बीमारी। तो ये 4 ऑप्शन देगा, तो इसमें से आपको बताना रहेगा। ये 4 ऑप्शन देगा, इसमें से आपको बताना है कि प्लेग क्या है। तो प्लेग की जब भी बात करेगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको आ जाता है कौन सी बीमारी होती है। ये जीवाणु जनित बीमारी होती है। प्लेग जो होता है किससे होता है? जीवाणुओं से होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो एक डिजीज होता है और यह एक संक्रामक रोग भी होता है। ये प्लेग जो होता है क्या होता है? संक्रामक रोग होता है। तो प्लेग क्या है? एक जीवाणु जनित बीमारी है। तो दोस्तों आप अपना कमेंट नीचे ज़रूर भेजिए, मैं उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। फ्रेंड्स, इसमें दूसरे नंबर की क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो इसमें आ जाता है गैसीय अपशिष्ट से। तो गैसीय अपशिष्ट के बारे में पूछ रहा है कि गैसीय अपशिष्ट क्या है। जो सब्जियों एवं फलों के छिलके होते हैं उन्हें गैसीय अपशिष्ट कहते हैं, या घरों या नालियों के जो गंदा पानी है उसको गैसीय अपशिष्ट कहते हैं, खेत खलिहानों से निकलने वाले कचरा को गैसीय अपशिष्ट कहते हैं, या लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं निकलता है उसे गैसीय अपशिष्ट कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है। तो गैसीय अपशिष्ट की जब भी बात करेगा तो जो धुआं निकलता है, लकड़ी कोयला और जो भी जलने से निकलता है, तो इसको गैसीय अपशिष्ट में रखा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। आपको यूपी टेट, सी टेट में या हो एमपी टेट की बात हो, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम 60 से 70 क्वेश्चंस को करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पौधे जो होते हैं वो दूर दूर प्रसारित होते हैं। दूर दूर प्रसारित होने वाले पौधे कौन से होते हैं? तो ये जो बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे होते हैं, जो जीव द्वारा प्रकीर्णित पौधे होते हैं, जो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे होते हैं, या जो कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे होते हैं। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि जो दूर दूर प्रसारित होने वाले पौधे होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें जब भी दूर दूर प्रसारित की बात करता है तो इसमें आ जाता है जो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे होते हैं वही क्या होते हैं? वो दूर दूर प्रसारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर किसी दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसे क्या कहलाता है। मतलब ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अगर कोई जीव है और दूसरे जीव को प्रभावित किए बिना ही अगर वो लाभ लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं, स्वभोजी कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं, या सहजीवी कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सहभोजी। जो बिना किसी जीव को प्रभावित किए हुए अपना भोजन प्राप्त कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? सहभोजी कहते हैं, सहभोजी कहते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कि जब मोर सांप को खाता है। इसको मैं एक ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का जो पोषण तल होता है वो क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता का, अंतिम उपभोक्ता का, अंतिम अपघटक का, या प्राथमिक अपघटक का, या जब भी बात करें खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे। तो 125 नंबर का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, मैं सारे लोगों का कमेंट चेक कर रहा हूँ। तो 125 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे। जब मोर सांप को खाता है, यानी मोर यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोर हो गया। मोर किसको खाता है? मोर सांप को खाता है। तो सांप किसको खाता है? सांप कीड़े को खाता है। सांप कीड़े को खाता है और कीड़े किसको खाते हैं? पौधे को खाते हैं। तो पौधे की बात कर रहा है। तो इसमें जब देखेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो जाएगा कीड़ा, द्वितीयक हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा सांप, और जो शीर्ष पे चला जाएगा वो कौन होगा? मोर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम एक बार ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए इस ग्राफ पे क्या समझाएगा कि जो हरे पौधे होते हैं उनको
कीड़ा खाता है। कीड़े को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को मोर खाता है। तो देखिए ये मोर जो खाद्य पिरामिड की बात करते हैं तो मोर किस पे आ जाएगा? तृतीय उपभोक्ता, यानी तृतीय उपभोक्ता क्या हो जाएगा? जो शीर्ष पे हो जाएगा। सांप को द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएगा। कीड़ा जो होगा प्राथमिक उपभोक्ता, और हरे पौधे जो हो जाएंगे वो उत्पादक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? कायांतरित सेल की जब भी बात करता है तो इसमें आपको पूछता है कि उसका उदाहरण पूछ लेता है एक बार कि कायांतरित सेल का कौन सा उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन में दे रहा है कि बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कि कायांतरित सेल का कौन सा उदाहरण है। तो कायांतरित सेल की जब भी बात करता है तो ये संगमरमर आ जाता है। संगमरमर में क्या होता है कि जब भी ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप मैग्मा जब बाहर निकलता है तो मैग्मा के संपर्क क्षेत्र में जो भी चट्टानें आती हैं वो रूपांतरित हो जाती हैं, और रूपांतरित चट्टाने में जैसे चूना पत्थर हो जाता है, संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। जब भी रूपांतरित चट्टाने जो होते हैं रूपांतरित हो जाती है जब चट्टानें, तो उसमें क्या होता है वो आपका चूना पत्थर और संगमरमर के रूप धारण कर लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जब भी महासागरों की बात करता है तो इसमें लवण की बात पूछ लेता है कि कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो आप लोगों को एक बार नीचे ज़रूर बताइए कि जो महासागर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? महासागर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? तो आप जल्दी से कमेंट करिए नीचे। तो महासागर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नमक पाया जाता है। तो नमक क्या होता है? वो सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसका जो आंसर 127 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। चलिए 128 की बात करते हैं। 128 में आपको पूछ रहा है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? आपको बताना है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। सारे लोगों का मैं कमेंट देख रहा हूँ। तो राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है ये पूछ रहा है। तो राज्यसभा की जब भी बात आती है तो इसकी जो सभाओं की अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? आपको बताना है। 128 का आंसर सारे लोग जरूर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में आपका उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय ही राज्यसभा के सभाओं की अध्यक्षता करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए सारे लोग आंसर करते रहिए, सारे लोग आंसर करते रहिए। मैं सभी लोगों का आंसर देख रहा हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी का या बलुई मिट्टी का? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्र पे है। तो इसकी बात कर रहा है तो काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, लाल मिट्टी का या बलुई मिट्टी का। तो जब भी मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार की बात करता है तो सबसे अधिक मिट्टी का विस्तार किस सर्वाधिक क्षेत्र पे किस पे है? तो ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे है। जलोढ़ मिट्टी की बात करता है जब भी, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत के क्षेत्रों पे ये है जलोढ़ मिट्टी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं कमेंट बॉक्स में सारे लोगों का आंसर देख रहा हूँ। जो सारे लोगों का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ, तो सारे लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिए। चलिए 130 की बात करता है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता, द्वितीय चरण का उपभोक्ता, तृतीय चरण का उपभोक्ता या उपभोक्ता। इसमें पूछ रहा है कि जो भी शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर सभी लोग दीजिए। इसका आंसर आप लोग दीजिए सारे लोग। मैं कमेंट सबका देख रहा हूँ। चलिए सबका कमेंट, सारे लोग आंसर करिए, सारे लोग आंसर करिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 130 नंबर का आंसर क्या होगा? 130 नंबर का जब भी शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पे जो भी आपका
चीज़ें होती हैं, अगर किसी पेड़ पौधे पे निर्भर रहती है, कोई भी उपभोक्ता हो पेड़ पौधे पे निर्भर रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक चरण का उपभोक्ता। जो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, पेड़ पौधे पे निर्भर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या उपयुक्त सभी। पर्यावरण शिक्षा की बात कर रहा है, इसमें समस्या समाधान विधि के गुण की बात कर रहा है। तो लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या उपयुक्त सभी, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको आंसर को बताना है। तो सारे लोग आंसर को कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जल्दी से सारे लोग कमेंट करिए। ठीक है, इसका आंसर आने लगा। ठीक है, तो देखिए जो पर्यावरण शिक्षा होता है इसमें आप लक्ष्य केंद्रित विधि के द्वारा भी बच्चे को समझा सकते हैं, सृजनात्मक विधि के द्वारा भी समझा सकते हैं, उसके गुणों को आप चयनात्मक विधि के द्वारा भी समझा सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या है। प्रेक्षण विधि की सीमाओं की बात कर रहा है, तो यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पे जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो अधिक वैध व विश्वसनीय नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट है सी है कि इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। या डी है कि उपयुक्त सभी। प्रेक्षण विधि इसमें 131 में पूछ रहा है। तो प्रेक्षण विधि में क्या होता है कि इस विधि में जो होता है आपका सूक्ष्मता से न करेंगे तो उसका जो भी परिणाम आएगा वो अधिक विश्वसनीय नहीं होगा। तो प्रेक्षण विधि में क्या होगा कि इसमें अगर आप अधिक सूक्ष्मता से कोई भी परिणाम आ रहा है उसको अधिक सूक्ष्मता से नहीं करेंगे तो इसमें जो परिणाम आते हैं वो अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं आते हैं। प्रेक्षण विधि की ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम की बात कर रहा है कि इसकी परिभाषा क्या है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ पे जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम को मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें एक प्राकृतिक इकाई के रूप में माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्षेत्र विशेष के सभी जो जीवधारी होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए या अणु हो गए, जीव हो गए, जो भी होते हैं वो शामिल होते हैं। इसमें अपने अजैव पर्यावरण के साथ जो अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, संपूर्ण वातावरण, जो संपूर्ण वातावरण है और उसको संपूर्ण वातावरण में अंतर क्रिया करके एक जो भी जैविक इकाई बनाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसका जो आंसर 133 का आंसर हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, जो भी संतुलित तंत्र होगा और उसकी जो जैविक इकाई होगी उसमें जो भी जीव समुदाय रहते हैं उनको उसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। सारे लोग कमेंट जरूर करिए। चलिए 134 की बात करते हैं कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो शरीर को अच्छी तरह से आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं या अधिक तेज चाल। दोस्तों अगर आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे भी पीडीएफ मिलता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाते हैं, पोल दिए जाते हैं, आप उसमें आंसर करते हैं, तो वहाँ पे भी ज़रूर जुड़िए। 134 की है कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ की बात कर रहा है। तो इसमें जो होता है क्या हो कि हाथ जो होता है स्वतंत्र हो जाता है और मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य करने लगता है। जब 2 पैरों पे चलेंगे तो इसका यही एक लाभ होता है कि जो हाथ होता है वो हमारा हाथ स्वतंत्र रहता है और मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार क्या करता है। इसको मैं एक बार डिस्क्राइब जरूर कर दूंगा कि जो मानव विकास है कि 2 पैरों पर चलने का मुख्य कारण यह है कि मस्तिष्क आज्ञानुसार कार्य करते हैं और इसमें कार्य करने में कुशलता जो होता है, कुशलता का विकास होता है। जो भी विकास होता है, जो कार्य करते हैं वो तेज़ी से पूरा होने लगता है। जैसे सभी जीव जंतु ही 2 पैरों पे सीधा खड़ा होते हैं, ये तो सबको पता है कि जो जीव जंतु होते हैं वो 2 पैरों पे खड़ा होते हैं, जिसका लाभ मनुष्य अधिक तेज चाल से चलता है। जब भी 2 पैरों पे खड़ा होते हैं तो अधिक तेज़ी से मनुष्य चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं।
135 की बात कर रहा है, तो 135 का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। सिस्मोग्राफ के द्वारा ही भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है। सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा है, मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है या बुध है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि सूर्य से सबसे निकट, जो सूर्य से सबसे निकट ग्रह की बात कर रहा है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बुध जो सबसे सूर्य के निकट ग्रह है। इसको मैं एक बार बता दूं कि अगर आप ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं बढ़ती हुई दूरी के आधार पे, तो सबसे नज़दीक आता है आपका बुध आता है, उसके बाद क्या आता है, उस बुध के बाद शुक्र आ जाता है, शुक्र के बाद आता है आपका पृथ्वी आ जाती है, हमारी अर्थ आ जाती है, उसके बाद आता है आपका मंगल आ जाता है, मंगल आपका आ जाता है, उसके बाद कौन सा ग्रह आता है, बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद क्या आता है, शनि आता है, उसके बाद अरुण और वरुण आते हैं। तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर, बढ़ते हुए क्रम के आधार पर हम लोग पहले बुध को रखते हैं, फिर शुक्र को, फिर पृथ्वी को, फिर मंगल को, बृहस्पति को, शनि को, अरुण को और वरुण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, इसकी बात कर रहा है। तो गिर राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो एस के सिंह का कमेंट आ चुका है, वेलकम एस के सिंह। चलिए सारे लोग आंसर करिए, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो 137 की बात जब भी कर रहा है तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। और इसकी स्थापना जब भी अगर आपको पूछ देता है कि गिर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में गिर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। 1965 में गिर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना हुई थी। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, एक बार आप लोग कमेंट करिए। जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं वो एक बार कमेंट करिए कि गिर राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। मैं सबका आंसर देख रहा हूँ। चलिए सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, रवि का आंसर आ गया, शेरों के लिए। चलिए एसके जी आप कमेंट करिए, गिर राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है वो बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर की, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की क्या विशेषता नहीं है आपको बताना है। तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, या यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। इसका चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि निरीक्षण विधि की क्या विशेषता है। निरीक्षण की विधि में जब भी आपको बात करता है तो इसमें यह विधि जो होती है बाल केंद्रित होती है तथा शिक्षक और प्रशासक के रूप में होती है। जब भी आपको बाल केंद्रित शिक्षा जब भी किसी भी ऑप्शन में दिख जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको ट्रिक कर देना होता है। तो आपको बाल केंद्रित शिक्षा इसमें दिख जाता है, बाल केंद्रित विधि होती है। तो कोई भी विधि जो होती है बाल केंद्रित शिक्षा पे ही आधारित विधियाँ होती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण का स्नेही माना जाता है। पर्यावरण का स्नेही से मतलब ये है कि किसको जो होता है वो पर्यावरण को संतुलित रखता है, कौन सा वातावरण। तो इसमें डीजल की बात कर रहा है, पेट्रोल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है या संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि जो निम्नलिखित वाहनीय ईंधन है उसमें से आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो पर्यावरण की स्नेही जो होता है वो आपका क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम CNG भी बोलते हैं। CNG जो होता है पर्यावरण की स्नेही होती है। CNG में क्या होता है कि यह पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है इसमें, और यह एक ज्वलनशील गैस होता है, और यह इसको प्राकृतिक के रूप में गैस, प्राकृतिक जो होता है प्राकृतिक गैस के रूप में भी माना जाता है इसको। तो ये संपीड़ित CNG कहते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। कोई भी परितंत्र है उसमें तत्वों का चक्रण क्या कहलाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र या रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। किसी भी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है।
जैव भू रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया है 140 का। इसका आपको बताना है कि किसी परतंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है। तो जब भी कोई परतंत्र पूछता है उसमें तत्वों के चक्रण की बात करता है तो उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र में क्या होता है, तत्वों का जो होता है चक्रण कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी तत्व हमारे पर्यावरण में है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, ये जो हमारे तत्व हैं, ये तत्व वातावरण में जीवों और जीवों से वातावरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे जो भी ये तत्व होते हैं, ये कभी वातावरण से जीव में आते हैं, कभी जीव से हमारे वातावरण में आ जाता है, कभी ऐसे होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र। यानी एक चीज़ से दूसरे में ट्रांसफर होना, फिर उससे फिर उसी स्थिति में आ जाना, इसको क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। सारे लोग एक बार लाइक कर दें, जितने भी लोग हैं ऑनलाइन। चलिए एक बार सभी लोग लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा या मदर टेरेसा या महात्मा गांधी। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। चलिए सारे लोग इसका आंसर जरूर दीजिए, सारे लोग इसका आंसर कमेंट में करिए, सबका आंसर देख रहे हैं हम लोग। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता की जब भी बात करता है तो सुंदरलाल बहुगुणा जो होते हैं वो चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में हुआ था। चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति की बात कर रहा है कि इसमें विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन की प्रकृति की बात कर रहा है, तो इंसुलिन की प्रकृति की क्या है? तो ये प्रोटीन है। इंसुलिन की प्रकृति क्या है? प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कब होता है, किस में होता है? मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किस में होता है? मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है। तो जो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस में होता है? परागकोश में होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, परागकोश में होता है। चलिए ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि क्या है? जो ज्वर नियंत्रण होता है, आपको बुखार लग जाता है तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिक तौर पे कौन सी दवाई का प्रयोग किया जाता है, औषधि का प्रयोग किया जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। ब्रूफेन का, बी कॉम्प्लेक्स का, ल्यूबावन का या पैरासीटामोल का। तो अगर आप लोग ने कभी बुखार लगा हो तो इसमें देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो बुखार लगता है तो इसमें कौन सी दवाई दी जाती है? पैरासीटामोल दी जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जो जैविक समुदाय है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं या डेट्रीवोर होते हैं, डेट्रीवोर। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होता है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेट्रीवोर। तो 145 की बात कर रहा है, तो 145 में हो जाएगा इसका आंसर सी। जो जैव समुदाय होता है इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जो होते हैं वो क्या उनसे होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होता है? दही के निर्माण हेतु कौन सा जो सूक्ष्म जीव होता है वो उत्तरदायी होता है? स्पार्जिल्स, स्ट्रोओकस या रेबोक्टोवायरस या लैक्टोबैसियस। जो दही निर्माण होता है उसमें आपको कौन सा जो होता है सूक्ष्मजीव उत्तरदायी होता है? तो ये लैक्टोबैसिस होता है जो आपको दही को बनाने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। तो 146 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने की है? मानव रुधिर की जब भी बात करता है तो इसकी खोज किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? 147 का आंसर आपको बताना है। तो लैंड स्टीनर ने, जेंगिंस ने, पैटिन एवमास्ट ने या कार्ल मार्स ने। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि मानव रुधिर की खोज किसने की है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। लैंड स्टीनर ने ही मानव के रुधिर की खोज की है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर की आलू प्याज और अदरक। जो आलू प्याज और अदरक की बात कर रहा है, ये क्या है? ये जड़ है, तना है, अपस्थानिक जड़ें हैं या शल्क है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि आलू प्याज और अदरक क्या है। तो आलू प्याज और अदरक की जब भी बात करता है तो ये क्या होते हैं? ये आपके तना होते हैं। ये तना क्या होते हैं? आलू प्याज और अदरक क्या होते हैं? तना होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं स्पाइरो गायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पैरामीशियम होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? साबुन की विस्थापन की बात कर रहा है कि कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष है, रीठा है, तेंदू है या उपयुक्त में से सभी है? तो साबुन का विस्थापन की जब भी बात करता है तो ये रीठा आ जाता है, बी इसका आंसर सही हो जाएगा। रीठा जो होता है क्या होता है? साबुन का उत्पादक होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन से अब हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को देख लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 66 नंबर की बात कर रहा है कि भारोत्तोलक को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो कि भरपूर होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या विटामिन। इसमें पूछ रहा है कि जो भार उठाते हैं उनमें बॉडी मास जो होता है उनकी बॉडी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ऐसी आहार लेने की आवश्यकता होती है जो उनको मांसपेशियों में लाभकारी हो, सहायक हो। तो वो क्या होता है? तो जब भी 66 की बात करता है तो उसमें प्रोटीन किया जाता है। जो कभी भी हम भारोत्तोलक की उठाने के लिए या कोई भी बॉडी को अपने अच्छे बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ें होती हैं? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस संक्रमण से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? टाइफाइड कहते हैं, कालरा कहते हैं, जुखाम कहते हैं, मलेरिया कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग है उसको हम लोग क्या कहते हैं। सीटेट 2013 का क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर इसका आंसर करिएगा सारे लोग कि वायरस संक्रमण से होने वाले रोग को क्या कहते हैं। तो वायरस संक्रमण की जब भी बात करता है तो इससे जो होने वाला रोग होता है वो क्या होता है? जुखाम होता है। वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है? जुखाम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त के जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित है? मलेरिया से, मियादी बुखार से, अतिसार से या हैजा से? तो 68 नंबर का बात कर रहा है कि इसमें कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें कपकपी बुखार आता है, सिर दर्द होता है, पसीना आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया में क्या होता है कि जब भी बच्चे को किसी की मलेरिया होता है तो उसमें बुखार आने लगता है, कपकपी होने लगता है, सिर दर्द होता है और पसीना, ऐसे चक्रों से ही ये गुजरता है मलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। उसके खून में क्या कमी है? हीमोग्लोबिन की कमी है। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला, हरे पत्तीदार सब्जी, चावल, चीनी, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जी या संतरा, नींबू, संतरा या गुड़। तो 4 ऑप्शन